हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को मैंने इन्फॉर्म किया था कि जल्दी ही आपकी जो सोशोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आज ये उसका पहला पार्ट है। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो अभी आपके करंट में पेपर हुए हैं हम एक बार उनसे गो थ्रू हो लें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो अभी करंट का एक ट्रेंड चल रहा है किस तरीके से वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और कैसे आपको अपनी जो तैयारी है वो करनी चाहिए, ताकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो आज हम लोग अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करते हुए, समझते हुए, सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही सारी की सारी फ्री क्लासेस इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आई होप आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछा गया है। देखो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना एनटीए का, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं, जिसमें वो एक सीक्वेंस पूछ लेते हैं। आपको एक कालक्रम में लगाना होता है, सीक्वेंस में लगाना होता है कि कौन सा पहले आया है कौन सा बाद में आया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको उनसे संबंधित जो ऑप्शन है उनके बारे में पूरा नॉलेज हो अच्छे से। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। ये ऑर्डर में लगाना है, आपको एक कालक्रम में लगाना है। तो अगर आपने सही से स्टडी करी होगी तो आपको पता होगा कि सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो कौन सा आया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? ये आपका 52 के पास आया था। ठीक है। फिर उसके बाद पंचायती राज का क्रियान्वयन। तो पंचायती राज का जो क्रियान्वयन है वो कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1959। ठीक है, 1959 में। और किस समिति के सिफारिश पे हुआ था? तो बी.आर. मेहता समिति थी, 1957 में बनी थी। और उसके बाद उन्होंने सिफारिश की थी कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायत समितियों के गठन की सिफारिश की थी। तो उसी की समिति की सिफारिश के बेस्ड पे 2 अक्टूबर को 1959 को पंचायती राज का क्रियान्वयन हुआ था। कौन सा स्टेट था? राजस्थान का नागौर जिला। और वहाँ पे आपके जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा पंचायती राज का क्रियान्वयन यानी पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, अभी देखिए ये आपको प्रॉपर पता चल गया पंचायती राज के बारे में। तो जब ऐसे आप एनालिसिस करते हुए सॉल्व करोगे ना, तो एक तो क्वेश्चन आपका अच्छे से सॉल्व होगा ही, साथ में उससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आपके तैयार हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस तो आपकी हो ही रही है, साथ में आपका रिवीजन भी होता चलेगा। तो ये हो गया आपका पंचायती राज का क्रियान्वयन। उसके बाद जो 2 और ऑप्शन है उनको भी समझ लो। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आया था 1978 में। कब आया था? 1978 में। और उसके बाद सी ऑप्शन आपका कौन सा बच रहा है? ग्रामीण पंचायतों में सीटों का आरक्षण, मतलब कितने प्रतिशत सीटें किसके लिए आरक्षित की जाएंगी। तो ये आपका आया था अभी 10 साल के लिए किया गया था 2000 में। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कौन सा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा? डी। और डी वाला ऑप्शन पहला कौन सा है? 4th वाला। कौन सा करेक्ट? 4th ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिर्फ ऐसे रटते हुए नहीं चलना है। इस तरीके से अगर आप कर लेंगे तो आपकी, मैं बता रही हूँ, 70 टू इतना जो 70% है उतना आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षता, प्रतिनिधित्व, विश्वसनीयता और लचीलेपन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रतिदर्श को कहा जाता है। एक ऐसा सैंपल या एक ऐसी सैंपलिंग टेक्निक जिसमें वो दक्ष भी हो, सभी का प्रतिनिधित्व भी करता हो, साथ में उसके अंदर विश्वसनीयता भी हो, और वो बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्ट टाइप और रिगिड टाइप ना हो, एकदम लचीलापन हो कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किए जा सकें। तो ऐसे प्रतिदर्श को हम क्या कहेंगे?
तो देखो, विश्वसनीयता भी है, प्रतिनिधित्व भी है, लचीलापन भी है। तो ऐसे समझो ना कि जिसमें सारे गुण हो जाए। जैसे कोई पर्सन है और वो सर्वगुण संपन्न हो जाए, तो उसको क्या बोलोगे? अरे वो तो बहुत अच्छा है। तो क्या हो गया? वो बहुत श्रेष्ठ हो गया। तो जिसमें सारे गुण हो गए वो क्या हो गया? श्रेष्ठ हो गया। अब यहाँ पर समझ लो ये जो बाकी के ऑप्शन है, स्तरित प्रतिदर्श क्या होता है? तो स्तरित यानी स्ट्रेटिफाइड, कि जब हम अलग अलग स्तरों में विभाजित करते हैं जनसंख्या को, और उन स्तरों में से फिर हम सैंपल को चूज कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हो गया स्ट्रेटिफाइड। और अचानक से हमने मतलब आकस्मिक, यानी कि कुछ भी, जैसे जो भी हमें मिल गया हमने उसको चूज कर लिया। और क्लस्टर में क्या होता है कि क्लस्टर मतलब पहले देखो स्ट्रैटा, ये जो आपका होता है स्ट्रैटा और क्लस्टर, ये काफी सिमिलर है, लेकिन इसमें अंतर यही है कि जो स्ट्रैटिफाइड में है ये अलग अलग स्तरों में विभाजित करके फिर उनसे हम चूज करते हैं। क्लस्टर में क्या है कि छोटे छोटे क्लस्टर बना लिए जाते हैं पॉपुलेशन के, और फिर उनमें से हम जो जनसंख्या है उनको चूज कर लेते हैं। हमारा जो सैंपल जो हमारा है वो हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना डिफरेंस होता है। इसको अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो सैम्पलिंग की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, यूनिट 3 आई गेस उसमें होगा, या फिर यूनिट 2 में आप उसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की वीडियो है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका पूछा गया है, एक तरफ तो आपके कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, एक तरफ आपके थिंकर दिए हुए हैं। देखो थिंकर से मैंने बोला था कि थिंकर से क्वेश्चंस काफ़ी सारे पुटअप होते हैं। कई बार वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, जो मैनुअल कैस्टल है तो ये किससे संबंधित है? ये थोड़ा सा नेटवर्किंग सोसाइटी की बात करते हैं, नेटवर्किंग लॉजिक की बात करते हैं। तो इनका क्या हो जाएगा? मैनुअल कैस्टल नेटवर्किंग लॉजिक या फिर नेटवर्किंग सोसाइटी, ठीक है। मिशेल फुको जो आपके हैं, तो ये थोड़ा सा बात करते हैं पैनऑप्टिकल सर्विलांस की, इसकी बात करते हैं ये। और फिर बाइनरी अपोजिशन की बात कौन करता है? तो ये लेवी स्ट्रॉस करते हैं। एंथनी गिडिंग्स क्या करते हैं? तो ये प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। अब देखो जरा ऑप्शन मैच कर लो, तो ए का हमारा हो जाएगा 3rd और बी का हो जाएगा हमारा 4th। कौन सा आ रहा है? ये डी वाला। अभी इन वाले कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा समझ लो। बाइनरी अपोजिशन जो कि बहुत बारी पूछा जाता है एग्जाम में, इसको तो पक्का पक्का समझ लो। बाइनरी अपोजिशन में जो लेवी स्ट्रॉस थे, इन्होंने कहा कि अगर हमें समाज की संरचना को समझना है तो हमको उसके बाइनरी अपोजिशन के माध्यम से उसको समझना पड़ेगा। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई शब्द का अर्थ समझना है तो हमें उसके अपोजिट मीनिंग को समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कह रही हूं कि अभी दिन है, तो दिन के अपोजिट मीन्स की रात भी होती है। अगर मैं कह रही हूं कि कोई बहुत सुंदर है, तो इसका मतलब कि कोई बहुत कुरूप भी है। या फिर मैं कह रही हूं कि कोई चीज बहुत अच्छी है, तो उसके अपोजिट में होगा कि कोई चीज बहुत बुरी भी है। तो हमें हमेशा जब भी शब्दों के अर्थों को समझना है, भाषा को समझना है, संरचना को समझना है, तो उसके अपोजिट मीनिंग को समझना पड़ेगा। बाइनरी अपोजिशन में इन्होंने ये बात करी है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगला क्वेश्चन है जेनेट कार्स्टन। इनका एक कॉन्सेप्ट है संबद्धता की संस्कृति। तो इन्होंने कहाँ पर इसका अध्ययन किया था? जो ये कॉन्सेप्ट है संबद्धता की संस्कृति। अब देखो ये नया कॉन्सेप्ट पूछ लिया। हर बारी आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चन एकदम से नए पूछ लेता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और उन क्वेश्चन को गलत नहीं करना है जो कि आपके आते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जेनेट कार्स्टन है, ये संबंधित है, इन्होंने अध्ययन किया था। अब आप इसको थोड़ा सा एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो कि कुर्ग का तो ये नहीं किया होगा, श्रीनिवास ने किया हुआ है, नायर्स का इन्होंने नहीं किया हुआ, भील का नहीं किया हुआ, कौन बच रहा है? लंकावी आइसलैंडर्स, ठीक है। तो ये संबद्धता की संस्कृति जेनेट कार्स्टन लंकावी आइलैंडर्स में इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षेत्र अवलोकन, यानी कि फील्ड, जो आपका जब फील्ड विजिट करते हो, फील्ड स्टडी, आप जब क्षेत्र अध्ययन करते हो,
तो वहाँ पर क्या चीज़ आप करते हो, और एक तरफ मतलब शोध का पूछा गया है, एक तरफ विधियाँ दी गई हैं। तो जब भी आप जाओगे और क्षेत्र अध्ययन करोगे, तो वहाँ पर क्या करोगे, आप जो चीज़ अनुभव करोगे उसी को सत्य मानोगे। तो जब भी आपने सामने से जो चीज़ देखी और उसको सत्य माना, उसी को अपने रिसर्च में मान रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, आनुभाविक आंकड़े हो जाएगा या फिर आनुभाविक शोध हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है कई बार घुमा के पूछा गया है। और जब आप कार्य कारण के संबंधों पर प्रभाव को देखोगे, तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, थोड़ा सा क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, कार्य कारण प्रभावों की बात कर रहे हो, तो व्याख्या आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, ये इसलिए हुई, तो आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। तो जहां भी कार्य कारण संबंधों पर प्रभाव देख रहे हो, तो व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हो वहां पे। और अगर बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है, और उनकी विशेषताओं का आपको वर्णन करना है, तो वहां पर आप क्या करोगे, तो वहां पर जैसे आपके यहाँ जनगणना वगैरह होती है, तो वो लोग क्या करने आते हैं, सर्वे करने आते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप क्या करोगे, सर्वे करोगे। और जहां भी लिखित सामग्री आपके पास है, लिखित सामग्री का अगर आप अध्ययन कर रहे हो, समाचार पत्र हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इनका अगर आप विश्लेषण कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, कंटेंट एनालिसिस या फिर अंतर्वस्तु विश्लेषण, ठीक है। क्या कर रहे हो, कंटेंट एनालिसिस या फिर अंतर्वस्तु विश्लेषण कर रहे हो। तो फिर इसका आपका बी हो जाएगा। तो हमने कौन सा मैच किया, ए का 4 और नहीं, ए का 3rd और बी का 4। अब जरा देख लो, ए का 3rd और बी का 4, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। इजी है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉफमैन के अनुसार जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नजर डालते हैं और फिर दूर कहीं देखने लगते हैं, तो ये जो क्रिया है इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे कि जैसे आप इधर से आ रहे हो, मैं उधर से आ रही हूँ, और हमने ऐसे ही थोड़ा सा देखा एक दूसरे को और फिर हम दूसरी तरफ देखने लगे, तो अब इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि हम आपसे संपर्क नहीं रख रहे हैं, या हम आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, या फिर हम आपसे प्रतीकात्मक अंतःक्रिया कर रहे हैं, या फिर नागरिक उपेक्षा कर रहे हैं। तो देखो, संपर्क ना रखना तो वो तो वहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे पहले संपर्क हुआ हो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। इंटरेक्शन भी नहीं हुआ है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया भी नहीं हुई है, तो कौन सा बच रहा है, नागरिक उपेक्षा करना। इसका इंग्लिश टर्म देख लेते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिविल इनटेंशन, ठीक है। सिविल इनटेंशन, ये वर्ड याद कर लेना, क्योंकि कई बार हिंदी में ना शब्दों को घुमा देते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ भी घुमा हुआ क्वेश्चन लगे, तो एक बार आपको उसकी इंग्लिश टर्म जो है वो जरूर देख लेनी चाहिए। तो सिविल इनटेंशन या फिर नागरिक उपेक्षा करना, ये गॉफमैन। अच्छा, गॉफमैन ने कितने कौन कौन सी क्रियाओं का, तो इन्होंने केंद्रित, अकेंद्रित और ये सभी प्रकार की क्रियाओं का इन्होंने बात की है, क्योंकि ये भी एक बार क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन चलिए देख लीजिए। लघु और दीर्घ परंपरा एक तरफ दिया हुआ है, अवधारणा एक तरफ दिया हुआ है, प्रतिपादक एक तरफ संकीर्णीकरण, सार्वभौमिकरण, ग्राम्य नगर निरंतरता, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, इधर आपके दिए हुए हैं थिंकर। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो लघु और दीर्घ परंपरा, इसकी बात कौन करता है, तो फर्स्टली वैसे तो देखो, लघु और दीर्घ परंपरा का ये मेरेट ने भी किया है, लेकिन फर्स्टली किसने यूज किया, सबसे पहले किसने यूज किया, तो वो आपके हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु और लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन की बात कौन करता है, रॉबर्ट रेडफील्ड करते हैं। फिर संकीर्णीकरण और सार्वभौमिकीकरण ये कौन करता है, मैकिम मेरियट। ग्राम्य नगर निरंतरता ये सोरोकिन और जिमरमैन। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण एम.एन. श्रीनिवास। इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा जान लीजिए। लघु और दीर्घ परंपरा, लिटिल ट्रेडिशन जो कि एक विशेष पर्टिकुलर एरिया में हो सकती है, तो वो हो गया लिटिल। ग्रेट ट्रेडिशन एक पूरी वृहद संस्कृति, जैसे कोई पूरे देश में कोई चीज़ मानी जाती है, दीपावली का त्यौहार है, वो सब लोग पूरे देश का कल्चर है, तो वो क्या हो गया, ग्रेट। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, ठीक है। संकीर्णीकरण और सार्वभौमिकीकरण कि जब कोई भी वृहद परंपरा वो संकुचित होकर के वो एक क्षेत्र विशेष में सिमट जाती है,
तो वो हो गया उसका संकुचीकरण या फिर संकीर्णीकरण। और जब कोई लघु परंपरा धीरे धीरे फैलते हुए पूरे देश में फैल जाए तो वो हो गया उसका सार्वभौमिकीकरण। ठीक है, ये समझ आया, क्लियर हुआ? चलो, ग्राम्य नगर निरंतरता एक ऐसी निरंतरता, मतलब जो गांव और नगर दोनों का एक कॉन्टिनम बन जाता है। ठीक है, तो ये ग्रामीण नगर निरंतरता। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ये तो समझाने की जरूरत है नहीं, बहुत ही फेमस है और बहुत ही इजी है। संस्कृतिकरण में क्या होता है, कोई भी एक निम्न जाति होती है, वो एक सामूहिक तौर पर अपनी जो परिस्थिति है उसको ऊंचा उठाने के लिए सामूहिक तौर पर प्रयास करती है, दावे करती है कि हाँ उनका जो संबंध है किसी उच्च जाति के पूर्वज से है, और फिर 2-3 पीढ़ियों तक दावा करने के बाद संभवतः थोड़ा सा उसको बेटर पोजीशन मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, क्षैतिज ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता की तरफ वो बढ़ती है, एकदम सीधा ऊपर नहीं जाएगी, धीरे धीरे ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगी, एकदम सीधा ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या है, एक और क्वेश्चन पूछता है, संस्कृतिकरण कैसा परिवर्तन है? तो संस्कृतिकरण में ना तो समाज बदला, ना पूरी संस्कृति बदली, बदली क्या, सिर्फ एक जाति की परिस्थिति। तो ये कैसा परिवर्तन है, पदमूलक परिवर्तन है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संस्कृतिकरण कैसा परिवर्तन है, तो पदमूलक परिवर्तन है। और पश्चिमीकरण क्या है, पश्चिम की संस्कृति को जब हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं उसको संदर्भ मान करके, तो ये पश्चिमीकरण हो गया। तो ये एम.एन. श्रीनिवास का है। तो ए का 3rd और बी का 4, ए का 3rd और बी का 4 ऑप्शन देखिए, ए का 3rd बी का 4 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देख लीजिए, इंडियाज चेंजिंग विलेज, एक तरफ इधर बुक्स दी हुई है, एक तरफ दिया हुआ है उनके राइटर। ठीक है, इजी बुक्स है और सबको पता होगा। तो इंडियाज चेंजिंग विलेज, इंडियन विलेज और इंडियाज चेंजिंग विलेज, ये 2 पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं और किसकी है, S.C. दुबे जी की हैं। एक राजस्थान विलेज, ये राणावतों की सादड़ी गांव का अध्ययन किया था B.R. चौहान ने। ठीक है, और S.C. दुबे जी ने कहाँ का किया था, शमीरपेट गांव का। ए रिमेम्बर्ड विलेज, ये एम.एन. श्रीनिवास की बुक है और एम.एन. श्रीनिवास ने कहाँ का अध्ययन किया था, रामपुरा गांव का। वहीं पर अगर रामपुर पूछता है तो ऑस्कर लिविस हो जाएगा। और विलेज इंडिया, ये मैकिम मैरियट का। ठीक है, किशनगढ़ ही इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये आपने मैच किया, तो ए का हमारा 2 हो गया और बी का हमारा 4th हो गया। 2 और 4, देखिए भाई 2 और 4 किसमें है, सी वाले ऑप्शन में, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रनवे वर्ल्ड, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसका दिया हुआ है या इसके प्रतिपादक कौन है? तो रनवे वर्ल्ड बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध जो अवधारणा है ये है एंथनी गिडिंग्स की। एंथनी गिडिंग्स ने कहा कि जो वर्तमान समाज है ये एक तरीके से एक जगरनॉट हो गया है, एक भगोड़ा समाज हो गया। इसमें इतनी ज़्यादा अनिश्चितताएं हैं, जो विनिर्मित अनिश्चितताएं हैं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हमें लगता है कि वो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो आधुनिक जो समाज है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कब किधर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, कब कितना विध्वंस कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये एक भगोड़ा समाज है या फिर जगरनॉट है। तो ये किसने बताया, एंथनी गिडिंग्स ने। अगला जैसे क्वेश्चन है तो इस तरीके का, अभी मैंने बताया था ना कि कुछ नए क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये पूछा गया है, मिशियो काकू इन हिज 3 पिलर्स ऑफ रिवॉल्यूशन टॉक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मिशियो काकू ने कौन कौन से रिवॉल्यूशन की बात की है, ये चीज़ पूछी गई है। तो ये थोड़ा नया सा क्वेश्चन है, अब इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इन्होंने बात करी है क्वांटम, एक तो ए हो जाएगा, और कंप्यूटर, और तीसरा इन्होंने बात की है बायोमोलिकुलर रिवॉल्यूशन की। तो 3 जो 3 पिलर ऑफ रिवॉल्यूशन में इन्होंने 3 प्रकार के रिवॉल्यूशन की बात की है। तो क्वांटम, कंप्यूटर और बायोमोलिकुलर, इसको आप कैसे याद कर सकते हो, QCB। QCB
और ऐसे याद कर लो काकू, ठीक है, ये ऐसे शॉर्ट में आप याद रख सकते हो। तो इसका हो जाएगा ए, सी और डी, ACD, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई गेस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट चूंकि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ तो उस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है, पेशेंस बनाए रखें। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं आप लोग बहुत बार पूछते हो कि मैम ये वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इनमें पहले तो हमें देखना है कि दोनों सही है या नहीं है, और अगर दोनों सही है तो उसमें एक वर्ड आता है बिकॉज या क्योंकि, वो वर्ड हमको यूज़ करके देखना है। वो भी ट्रिक ना लगे तो ऐसे देखो कि क्या जो पहला वाला ऑप्शन बात कर रहा है दूसरा वाला ऑप्शन भी उसी के बारे में बात कर रहा है, उसी से संबंधित बात कर रहा है, उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है या नहीं। अगर इतना आपने कर लिया तो आपका ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्या बात हो रही है पहले वाले अभिकथन में कि समाजशास्त्र में हम अप्रत्यक्ष परीक्षण विधि अथवा तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। अप्रत्यक्ष परीक्षण विधि, इसका प्रयोग किसने किया था? दुर्खिम ने, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, अप्रत्यक्ष प्रयोग, और इसको तुलनात्मक विधि ना दे करके अप्रत्यक्ष प्रयोग बोल लेगा। तो ये किसने किया था? दुर्खिम ने आपके किया था। और ऐतिहासिक तुलनात्मक पूछेगा तो कौन है? मैक्स वेबर है, ठीक है, करेक्ट। तो तुलनात्मक विधि का हम प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में कारणात्मक जो संबंध है उनकी स्थापना सही से की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है, लेकिन समाज में जो कारणात्मक संबंध है उनकी स्थापना का परीक्षण करना असंभव है। यानी कि प्रयोगात्मक जो प्रॉपर जिस तरीके से प्रयोग परीक्षण हम प्राकृतिक विज्ञानों में कर सकते हैं, वैसा ही प्रयोग परीक्षण हम मनुष्यों पर या मनुष्यों के संबंधों में नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम कंपेरेटिव यानी प्रॉपर हम एक्सपेरिमेंटल नहीं करते हैं, तुलनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। करेक्ट हो गया, दोनों ही सही हैं। और पहले वाले को दूसरा वाला जस्टिफाई कर रहा है तो सही व्याख्या भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में ऐतिहासिक उपागम या हिस्टोरिकल अप्रोच का प्रयोग किया है? देखो हिस्टोरिकल अप्रोच पूछ रहा है। आपको पता है कि दुर्खिम, ब्राउन अगर तुलनात्मक पूछता तो आप इनको लगा सकते थे। जिन्सबर्ग ने कभी भी हिस्टोरिकल वगैरह का यूज किया नहीं है। फिर कौन सा बच रहा है? सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स ने प्रयोग किया है ऐतिहासिक विधि का। सी राइट मिल्स का एक और बहुत ही फेमस सा कॉन्सेप्ट है, याद आया? समाजशास्त्रीय कल्पना, जहां पर उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत समस्याएं और सामाजिक मुद्दे, इन दोनों को हमें एक साथ लाना है और इन्हीं का जो है हमको स्टडी करनी है। तो समाजशास्त्रीय कल्पना का इन्होंने दिया था। अगला, मर्टन के द्वारा एक जो कॉन्सेप्ट दिया गया है इसमें आपको सीक्वेंस में इसको लगाना है। तो क्या क्या पहले होगा, कैसे इसको आप करोगे? तो ये वाला क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपने मर्टन का पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तथ्यों का ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम अगर रिसर्च करने जा रहे हैं तो जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो तथ्यों का अवलोकन करेंगे। अवलोकन हो गया तो जो तथ्य हमें मिले हैं उनका हमको विश्लेषण करना है, तो फिर बी हो गया। उसके बाद जब हमने विश्लेषण कर लिया तो एक थोड़ी सी अवधारणा हमारे दिमाग में बन गई, तो अवधारणाकरण हो गया। अब जब अवधारणा हमारे दिमाग में बन गई तो उसको हमको सामान्यीकरण भी तो करना है, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा? सिद्धांत निर्माण। तो सीक्वेंस क्या आ रहा है आपका? ए, बी, उसके बाद ई, उसके बाद डी और उसके बाद सी। चलिए देखते हैं, ए, बी, उसके बाद ई और उसके बाद डी, उसके बाद सी। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थानों का मिश्रण है जो समाजों का निर्माण करते हैं? तो संरचना में समूह और संस्थान, इनकी बात कौन करता है? दुर्खिम आपके नहीं करते हैं, ब्राउन ने नहीं किया है, रेमंड फर्थ ने नहीं किया है, कौन है? जिन्सबर्ग, ठीक है। डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जिन्सबर्ग ने ये बात करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो विद्वान हैं जो कि जे लकान की रचनाओं से प्रभावित माने जाते हैं? जे क्रिस्टेवा, जे मिशेल
A.N. ओकले या फिर B. हुक्कास। तो देखो क्रिस्टेवा और मिशेल ये दोनों साथ में माने जाते हैं, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ही टिक कर देंगे और यही है आपका राइट आंसर, A और B, C इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्राइमरी फिलोसॉफिकल एजम्पशन इन नल हाइपोथेसिस इन सोशल साइंस रिसर्च इज। तो पहले तो देख लो नल हाइपोथेसिस क्या होती है। इसमें क्या पूछ रहा है कि अगर हम कोई प्राइमरी पूर्वाधारणा बनाते हैं, दिमाग में कोई एजम्पशन होता है, तो वो कैसा होना चाहिए। तो नल हाइपोथेसिस का मतलब है जिसमें कार्य कारण में कोई संबंध नहीं है, या फिर कार्य कारण जो दो चर है उनके बीच में कोई अंतर नहीं है, तो वो हो गया नल। और जहाँ भी हमारा नल यानी कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई वो एक्सेप्ट नहीं हुई, तो फिर उसके बाद में कौन सी एक्सेप्ट होगी, ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी। तो नल हाइपोथेसिस में जो एजम्पशन होता है वो कैसा होता है, फॉल्स होने योग्य होता है, कि उसको हम असत्य सिद्ध कर सकें, क्योंकि हम दृढ़ नहीं होते हैं कि ये सत्य ही होना चाहिए, वो उसमें फॉल्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो सी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है फॉल्सिबिलिटी, फॉल्सिबिलिटी को एक साइंस की प्रमुख विशेषता किस थिंकर ने बताया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फॉल्सिबिलिटी को किस थिंकर ने रिसर्च की प्रमुख विशेषता बताया है, या रिसर्च का या साइंस का प्रमुख विशेषता बताया है, यानी कि फॉल्सिबिलिटी होनी चाहिए तभी वो साइंस कहलाएगा, ऐसा किसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन का मध्य स्तरीय सिद्धांत आंकड़ों के सीमित रेंज से संबंधित है। पिछले कुछ दशकों के समाजशास्त्रीय कार्यों में सभी सम्मिलित सिद्धांतों के निरूपण में कम चिंता व्यक्त की गई है। ये दो तर्क दिए गया है और उसका अभिकथन दिया गया है। तो मर्टन का जो मध्य स्तरीय सिद्धांत है ये सीमित रेंज से संबंधित है, सही बात है, पहला वाला तो एकदम करेक्ट है। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है कि पिछले कुछ दशक जो हुए हैं, बीते कुछ दशक, इनमें समाजशास्त्रीय कार्यों में जितने भी सम्मिलित सिद्धांत हैं उनका निरूपण कम किया गया है, यानी सीमित रेंज की ही बात की गई है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं और जस्टिफाई भी करते हैं, तो ए इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकृषिकीकरण का मूल अर्थ है। अकृषिकीकरण का मूल अर्थ क्या है कि जो कृषक हैं वो भूमि के लघु उत्पादकों के आकार में उनका संकुचन हो, या फिर ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति या समुदाय निगमित खेती करे, या ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने व्यवसाय और विवाह पद्धति में परिवर्तन करे, या फिर कोई व्यक्ति मिलेनियर बन जाए। तो अकृषिकीकरण यानी कि कृषि के विपरीत, कृषिकीकरण के विपरीत। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, सीधा सीधा लग रहा है कि जहां पर जो भूमि के छोटे उत्पादक हैं या जो कृषक हैं उनकी जो भूमि का आकार है, वो जो भूमि जोत है वो सिकुड़ जाए। भूमि जोत यानी कि पहले कितने एकड़ था और अब उसमें थोड़ा सा सिकुड़न यानी कम हो गया। ठीक है, तो अकृषिकीकरण, उसमें संकुचन। अगला क्वेश्चन, दुर्खिम के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रयोग, अभी मैंने समझाया था ना, अप्रत्यक्ष प्रयोग विधि किसने की थी, दुर्खिम ने। और किसको इन्होंने कहा था अप्रत्यक्ष प्रयोग विधि, सीधा सीधा है तुलनात्मक विधि को कहा है कि अप्रत्यक्ष प्रयोग विधि। और क्यों करते हैं इसका प्रयोग हम, क्योंकि हम पूर्णतया प्रयोग परीक्षण समाजशास्त्र में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनगणना नगर की विशेषता नहीं है। जनगणना नगर की विशेषता नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो कौन कौन सा है पहले तो ये देख लो। न्यूनतम 5000 की जनसंख्या होनी चाहिए। 75% जो पुरुष हैं वो गैर कृषि व्यवसाय में, यानी कृषि मुख्य व्यवसाय ना होकर के उद्योग धंधों में या जॉब वगैरह में लगे हों, ये भी होता है। तीसरा बोल रहा है नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर की विद्यमानता। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो देखो फोर्थ वाला होगा, जनघनत्व 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कम से कम होना चाहिए, और ज्यादातर जो व्यक्ति हैं वो कृषि के अतिरिक्त दूसरे व्यवसायों में लगे हों, और कम से कम 5000 की जनसंख्या हो। ये विशेषता होती है। कौन से नहीं होती है, तो ये नगर निगम, नगर पालिका, ये छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर, ये वाली अनिवार्य नहीं है। हो तो अच्छी बात है, अनिवार्य नहीं है। सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप से लिया है? किसने किया है विज्ञान का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, और उसमें साइंस पर पॉलिटिक्स के प्रभाव को देखा है? तो किसने किया है? ब्राउन नहीं है, बॉटोमोर नहीं है, दुर्खीम नहीं है, कौन बच रहा है? मर्टन। ठीक है, मर्टन ने किया है सोशियोलॉजी ऑफ साइंस और विज्ञान पर पॉलिटिक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगला, योगेंद्र सिंह की पुस्तकों के सही कालक्रम को चुनना है आपको। इसमें से कौन सी पुस्तक है जो कि पहले आई थी? तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनके ईयर याद होंगे। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अभी जो करंट के जो क्वेश्चन है उनमें बुक्स के ईयर भी पूछ रहा है, तो आपको बुक्स सिर्फ नहीं रटनी है, उनके साथ साथ में ईयर भी देखते चलने हैं। एटलीस्ट एक थिंकर के सारे नहीं तो कुछ पुस्तकों के आपको सन याद होने चाहिए, ताकि आप थोड़ा बहुत गेस वर्क कर सको वहाँ पे, अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो। तो देखो, योगेंद्र सिंह की जो पहली पुस्तक आई थी वो थी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो ये कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, सबसे पहले ये आई थी। और ये कब आई थी इसका आपको ईयर भी जान लेना है। तो 1973 में आई थी। ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, 1973 में आई थी और बहुत बार ये पूछा गया है, तो इसको आपको बिल्कुल रट डालना है। सेकेंड जो बुक है वो है आपकी एशे ऑन मॉडर्नाइजेशन, ये बी इसके बाद आई थी। कब आई थी? 1977 में। ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी जो पुस्तक है वो है कौन सी? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद आएगी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे इन्होंने बात करी है। और ये वाली जो इनकी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो पुस्तक है ये इनकी आई थी 1978 में। 1978 में 77 में एशेज ऑन मॉडर्नाइजेशन, और उसके बाद सीधे फिर आ गई ये स्ट्रेटिफिकेशन पे। तो पहले मॉडर्नाइजेशन 73 में बात करी, और उसके बाद फिर एक मॉडर्नाइजेशन पे 77 में बुक लिखी, और फिर 78 में सीधे आ गए स्ट्रेटिफिकेशन पे। ठीक, ऐसे याद कर लेना। और उसके बाद इनकी पुस्तक आई आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोसाइटी, और ये कब आई थी? ये 84 में। तो 78 में इन्होंने बात करी स्ट्रेटिफिकेशन की, और उसके बाद ये इंडियन सोसाइटी पे थोड़ा सा और ज़्यादा काम करने लगे। तो 84 में इन्होंने आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोसाइटी की बात करी। उसके बाद सबसे लास्ट में सन 2000 में आई है इनकी पुस्तक कल्चरल चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। ये वाली सबसे लास्ट में आई है। तो सबसे पहले कौन सी आई थी? सी, उसके बाद बी। चलिए मैच करिए। तो सबसे पहले आई है सी, उसके बाद बी, यानी कि हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो ईयर मैंने बताए हैं ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं हैं? तो सामाजिक आंदोलन में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी अनिवार्य विशेषताएं हैं? ये सामूहिक व्यवहार है, लक्ष्योन्मुखी होता है, परिवर्तन ला सकता है या प्रतिरोध कर सकता है, हमेशा वास्तविक होता है, और या फिर आंदोलन केवल वचन के कारण होता है। तो देखो, सामाजिक आंदोलन जो होता है ये एक सामूहिक व्यवहार होता है, क्योंकि अकेला पर्सन क्या आंदोलन करेगा? तो सामूहिक व्यवहार होता है। और एक लक्ष्य भी होता है। जब आप कोई आंदोलन कर रहे हो तो आपको कुछ आपकी मांगे होंगी, तो एक आपका लक्ष्य भी होता है, तो लक्ष्योन्मुखी भी होता है। और या तो हम परिवर्तन लाने के लिए कि कुछ चेंजेस हो, या फिर हम किसी चीज़ का विरोध करने के लिए ही सामाजिक आंदोलन करते हैं, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन इसके कारण हमेशा वास्तविक हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, और केवल वचन के कारण ये नहीं होता है। तो ए बी सी करेक्ट हो जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगांता द एंड ऑफ एन इपोक। तो युगांता ये बहुत ही फेमस पुस्तक है, किसकी है? इरावती कर्वे जी की बहुत ही फेमस पुस्तक है युगांता। ठीक है, मेंडलबाम इनकी कौन सी पुस्तक है? सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, जीएस घुरिये की तो बहुत सारी बुक्स हैं, आपको याद होंगी। बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं, काफ़ी सारी हैं, वो सारी आप कोशिश करिएगा कि याद कर लीजिए। लीला दुबे जी ने किनशिप पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी करी हुई है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्विया वॉल्वी की जो पुस्तक है थ्योराइजिंग
पैट्रियार्की में इन्होंने पितृसत्ता के किन तत्वों की बात की है, उनमें से कौन सा नहीं है। तो पितृसत्ता के कौन से तत्वों की बात करी है सिल्विया वॉल्वी ने, इनमें से कौन सा एक नहीं है। ठीक है, तो 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिल्विया वॉल्वी ने बताई थी, एक इसमें से कोई नहीं है, आपको वो पहचानना है। तो 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है पहले तो उनको जान लीजिए कौन कौन सी हैं। तो एक तो उन्होंने बताया था कि घर में जो महिलाएं होती हैं ये पति उनसे उम्मीद करते हैं कि वो घर में फ्री में कार्य करें, तो मुफ्त में उनसे कार्य करवाया जाता है, घर में उत्पादन संबंध उनके ऐसे रहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया था कि जो महिलाएं हैं उनको कम वेतन दिया जाता है पुरुषों के मुकाबले, तो यहाँ पे उनका शोषण होता है। और पितृसत्ता के द्वारा भी महिलाओं का शोषण होता है। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक जो राज्य व्यवस्था है उसके द्वारा भी महिलाओं का शोषण होता है। और महिलाओं के प्रति हिंसा भी बहुत ज़्यादा होती है, पुरुष जो होते हैं वो हिंसा करते, तो मेल वायलेंस की इन्होंने बात की है। और इन्होंने बताया कि महिला और पुरुष के लिए अलग अलग नियमावली होती है, सेम चीज़ पुरुष कर सकते हैं, महिलाओं पे बाउंडेशन होती है, तो ऐसा इन्होंने बताया। और पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक संस्थाओं की भी बात की है इन्होंने कि जितनी भी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे शिक्षा हो या फिर मीडिया हो, हर जगह पे पैट्रियार्कल जो डोमिनेंस है वो देखने को मिलता है, महिलाओं का वहाँ भी शोषण होता है। तो अब देख लीजिए कौन कौन से इसमें से सही होंगे। तो पहला वाला, महिलाओं को कम वेतन मिलता है। सकारात्मकता यानी जेंडर के प्रति सकारात्मक भावना रहेगी, ये तो नहीं होगा। और मीडिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन ऐसे उनको दिखाया जाता है ऐसे जैसे वो एक सजावटी सामान हो, उस तरीके से रहेगा। और संभवतः जो महिलाएं हैं बच्चों का लालन पालन करेंगी, तो ये वाला हो जाएगा, लेकिन समान व्यवहार होने की जो संभावना है वो नहीं होगी। तो ACD आपका यहाँ पे 3rd हो जाना चाहिए इसका राइट। सिल्विया वॉल्वी से एक और क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है सिल्विया वॉल्वी जो है ये जो आपका किस फेमिनिज्म का जो किस लहर से संबंधित है, और साथ में किस धारा से, यानी कि उग्रवादी हैं या फिर उदारवादी हैं, किससे संबंधित हैं ये सिल्विया वॉल्वी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण के साथ नकारात्मक रूप से निम्न में से कौन सा तत्व सह संबंधित है, कौन सा नेगेटिवली जा रहा है, कौन सा मतलब आधुनिकीकरण को प्रमोट करता है और कौन सा उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है, नेगेटिव उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो जहाँ भी आधुनिकीकरण आएगा, यानी हम थोड़ा मॉडर्न हो रहे हैं, तो हम प्रदत्त विशेषताओं की बजाय जो अर्जित है या जो किसी की उपलब्धि है इसकी हम बात करेंगे। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा होगा। विश्ववाद, यानी कि अगर आधुनिकीकरण आ रहा है तो ग्लोबलाइजेशन आएगा, ये तत्व तो सकारात्मक रूप से सह संबंधित है, तो B हो जाएगा। और व्यक्तिवाद, यानी कि हम बहुत ज़्यादा समूह को ना मान करके इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, व्यक्ति की पर्सनल सोच पे ज़्यादा, तो व्यक्तिवाद बढ़ेगा। लेकिन धार्मिकता ये आधुनिकीकरण से नहीं संबंधित है, धार्मिकता किससे संबंधित है, परंपरा से। ठीक, तो नकारात्मक रूप से कौन सा संबंधित है, धार्मिकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की विशेषताएं हैं। पूंजीवादी समाज से पहले के टाइम में क्या क्या होता था। तो पूंजीवादी से पहले कौन सा था समाज, ये कार्ल मार्क्स से संबंधित है क्वेश्चन। कौन सा था, सामंती समाज। और सामंती समाज में क्या था, मुक्तिहीन श्रम था क्या। देखो ये शब्द समझ लेना, मुक्तिहीन यानी कि दासत्व वाली चीज। ठीक है, मुक्ति से हीन, अगर सिर्फ मुक्ति श्रम दिया होता तो नहीं होता, लेकिन मुक्तिहीन दिया है यानी कि दासत्व वाला, तो ये चीज कुछ हद तक थी। और माल उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन, ये नहीं था उस टाइम पे, तो B नहीं होगा। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति एक ही पर्सन में लगभग केंद्रित थी, ये कुछ हद तक था। जो सामंत थे, जो जमींदार थे, तो वही जमींदार थे, वही सामंत थे, तो वही मतलब आर्थिक और राजनीतिक शक्ति उनके हाथों में थी।
यांत्रिकीकरण ये इतना ज़्यादा नहीं था, मशीनीकरण उस समय पे नहीं हुआ था, क्योंकि कृषि में भी इतना ज़्यादा मशीनों का प्रयोग उस टाइम पे नहीं होता था, और जीवन निर्वाह तो होगा ही होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ए, सी और ई, ए, सी, ई। राइट ऑप्शन डी आपका आ रहा है, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल लिंगानुपात भारतीय जनगणना विश्लेषण में अनायास रूप में तब देखा गया जब, कब देखा गया बाल लिंगानुपात को, कब नोटिस किया गया? जब साक्षरता दर को पुनर्परिभाषित किया गया, या फिर आयु के अनुसार लिंगानुपात का विश्लेषण किया गया, या फिर विधवाओं के लिंगानुपात का विश्लेषण किया गया? तो देखो, बाल लिंगानुपात की बात हो रही है, तो इसमें विधवाओं का कोई संबंध इससे है नहीं, तो सी वाला तो वैसे ही कट जाएगा, सी वाला नहीं होगा। फिर साक्षरता दर और आयु के अनुसार लिंगानुपात, ये दोनों आपके कुछ हद तक ठीक है, तो इसमें से ए और बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद विवाद में भाष्य विज्ञान परियोजना यथार्थवाद और अन्य किससे संबंधित है? जो भाष्य विज्ञान परियोजना यथार्थवाद और अन्य किससे संबंधित है? यथार्थवाद पक्षधर, या फिर यथार्थवाद विरोधी, या फिर संपूर्ण यथार्थवाद, या फिर पूर्ण यथार्थवाद? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो कि एक तरफ बात हो रही है यथार्थवाद की, तो इसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा? यथार्थवाद विरोधी। ठीक है, भाष्य विज्ञान में एक तरफ यथार्थवाद की बात होती है, रियलिज्म की, और एक तरफ क्या होता है? एंटी रियलिज्म, यथार्थवाद विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, डॉक्टर अंबेडकर के डॉक्टरेट प्रबंध का शीर्षक क्या था? ये इजी सा क्वेश्चन है, वन लाइनर टाइप के वैसे कम ही पूछता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी दे देता है। एंशियंट इंडियन कॉमर्स, या फिर स्टेट एंड माइनॉरिटी, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, कमर्शियल रिलेशन ऑफ इंडिया, या फिर द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। तो जिसने अंबेडकर जी के जो कृतियां हैं उनको सही से पढ़ा होगा, इनको ठीक से स्टडी किया होगा, तो उसको पता होगा द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये इनकी थीसिस का जो विषय था वो था। तो आई थिंक वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है, तो अभी हम यहीं पर इसको रोक के नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपकी 5 PM पे रहेगी, और जो आगे के 20 क्वेश्चंस हैं, यानी वन डे में आपको 50 क्वेश्चंस जो कि मैंने टारगेट लिया है, तो आगे के जो 20 क्वेश्चंस हैं वो हम उस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।